हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग जो है एल्केन का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। खासकर इसका मेन टाइटल है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। जब भी हम एल्केन का हैलोजिनेशन कराते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को, रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। किसको हम रिएक्टिव कहेंगे, किसको हम सिलेक्टिव कहेंगे, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ये बड़ा चैलेंजिंग बच्चों के सामने रहता है। क्योंकि बुक्स में क्या होता है, रिएक्शन दे दी जाती है, उसका जो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनता है उसमें एक हमारा, जैसे मान लीजिए कोई हमारा कंपाउंड है, एक हमारा आइसोमर ए है, एक आइसोमर बी है। अब इसमें मेजर कौन बनेगा, माइनर कौन बनेगा, किसी में लिखा होता है 99%, किसी में लिखा होता है 75% लिखा होता है। अब बच्चों के सामने एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब है कि हम किसको कहेंगे ये मेजर है, किसको कहेंगे माइनर है। कभी कभी हम बहुत सारे फ्री रेडिकल या हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस से कनेक्ट करते हुए बताते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल है। जो ज़्यादा स्टेबल है तो उसको मेजर बोल देते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन कभी कभी बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इस चीज़ को। तो आज का हमारा विशेष टॉपिक ये है कि एल्केन के हैलोजिनेशन को बताना, कि हैलोजिनेशन की जो मैकेनिज्म है वो कैसे होती है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताना, और साथ ही साथ में लास्ट में आपको हम ये बताएंगे कि रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी से कैसे प्रोडक्ट में बदलाव आता है। ठीक है, तो मेनली आपने पढ़े होंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन इसमें सबसे जो बात करते हैं रिएक्शन की, तो क्लोरीन और ब्रोमिनेशन दो ही होते हैं अधिकतर। बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, आयोडीन लेस रिएक्टिव है। तो हम दो चीजों की चर्चा करेंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे बच्चों हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का रेट ऑफ हैलोजिनेशन। ये पी ब्लॉक में भी है, कौन सा हैलोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है बेटा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन है आपका फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, और फिर क्या है ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। तो इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नेक्स्ट है फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव है, आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है। द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम टुवर्ड्स हैलोजिनेशन। अब आप समझना, जो एल्केन होते हैं, एल्केन में आपको पता है प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्सरी हाइड्रोजन होते हैं। तीन प्रकार के हाइड्रोजन पाए जाते हैं एल्केन में। अगर हम आपसे ये कहें कि कोई भी एल्केन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने कोई भी एल्केन ले लिया CH3CH3। बच्चों यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, ये प्राइमरी हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, इसमें तीन और तीन छह प्राइमरी हाइड्रोजन हुए। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टर्सरी हाइड्रोजन। अगर हम बात करें CH3CH3 और यहाँ पर भी CH3, तो यहाँ पर देखिए तीन तीन 6 9 हो गए प्राइमरी हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन तुम्हारा ये अकेला है, इसे टर्सरी हाइड्रोजन कहेंगे। ये प्राइमरी हाइड्रोजन, ये प्राइमरी हाइड्रोजन, ये प्राइमरी हाइड्रोजन, ये तुम्हारा कौन सा है, टर्सरी हाइड्रोजन। और अगर हम यहाँ पर CH3CH2CH3 करते हैं तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन, ये प्राइमरी हाइड्रोजन, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गया। कौन सा हाइड्रोजन हो गया, सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गया। तो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एल्केन में कितने तरीके के हाइड्रोजन होते हैं, तीन तरीके के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी इसमें कितने प्रोपेन में, प्राइमरी कितने प्रोपेन में, दो। प्राइमरी यहाँ पर देखिए प्राइमरी है 6, 3 और 3 6, और सेकेंडरी कितने हैं यहाँ पर, दो है सेकेंडरी। और टर्सरी उसे कहते हैं जिसमें एक हाइड्रोजन होता है। तो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब भी हम हाइड्रोजन हटाते हैं एल्केन में होता क्या है, H हटाओ Cl लगाओ, H हटाओ Cl लगाओ। तो H जो हट रहा है वो कौन सा H जल्दी हटेगा, टर्सरी वाला। अब आती है मैकेनिज्म की बात, मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन। अगर हम मेथेन का क्लोरीनेशन कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो H हटेगा Cl लगेगा, CH3Cl बनेगा, CH3Cl बनेगा, H हट जाएगा CH3Cl बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन, दैट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन कहो या मेथेन का क्लोरीनेशन कहो। अब हम इसकी मैकेनिज्म बताते हैं। सबसे पहले चेन इनिशिएशन, कई बच्चों को ये 12th में भी है, 11th में भी है, हर जगह है। मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन 3 स्टेप होती है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन स्टेप क्या है कि जो तुम्हारा क्लोरीन रेडिकल है वो सनलाइट की प्रेजेंस में इसका होमोलिटिक फिशन होगा और फ्री रेडिकल प्राप्त हो जाएंगे, ओड इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पीशीज। अब ये होमोलिटिक
फिशन कहलाएगा, जिसमें बंटवारा बराबर बराबर से हो जाएगा, डिवाइड। तो ये फ्री रेडिकल मिल जाएगा। और इस प्रोसेस में मुझे हीट देनी पड़ी, और जब एंथैल्पी अगर प्लस में होती है तो इंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, हीट देनी पड़ी। ठीक, इसके बाद में फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल शांत रहेगा नहीं, वो दूसरे के पास जाके उसके साथ कंबाइन करेगा, तो चेन प्रोपेगेशन स्टेप कहलाएगी। अब मेथेन इस फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके सनलाइट की प्रेजेंस में CH3 रेडिकल और HCl बनाना। क्यों? Cl रेडिकल को हाइड्रोजन से प्यार है। क्यों? Cl हैज ए ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन। तो पहले Cl रेडिकल हाइड्रोजन से को खींच लेगा, तो फिर से मिथाइल रेडिकल बन गया। इस प्रोसेस में CH बॉन्ड टूटा, उसे हीट देनी पड़ी। लेकिन जब HCl बना तेजी से मजबूत बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो हीट निकली। बॉन्ड बनने में हीट निकलती है, बॉन्ड तोड़ने में हीट देनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ ओवरऑल यहाँ पर क्या आ गया? हीट निकली। नहीं समझे? हीट दी, उससे ज्यादा निकली, तो रिजल्टेंट एंथैल्पी -4 किलो जूल पर मोल आई। बोलो। और जब क्लोरीनेशन में क्लोरीन का फ्री रेडिकल प्राप्त करने के लिए मुझे इतनी हीट देनी पड़ी। यहाँ पर देखिए इतनी हीट रिलीज हुई। अब ये देखिए, अब ये CH3 फ्री रेडिकल फर्दर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और ये CH3Cl बना लेगा। बना लिया, और फिर से हमें प्राप्त हो जाएगा Cl रेडिकल। समझ में आ गया? इसमें इतनी हीट निकली -96 किलो जूल पर। अब होता क्या है, यहां पर इसका मतलब CH3 और Cl, देखो बेटा इधर देखो, Cl2 का बॉन्ड तोड़ेंगे तो हीट देनी पड़ी इतनी। बोलो। लेकिन यहां पर जब Cl का रेडिकल CH3 से लगेगा तो उससे ज्यादा हीट रिलीज होगी, इसलिए यहां ओवरऑल माइनस में आंसर आ रहा है -96। अब देखिए इन दोनों प्रोपेगेशन रिएक्शन को जोड़ दीजिए, तो CH3 हट जाएगा, Cl हट जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन प्राप्त होगी। तो दोनों की एंथैल्पी को जोड़ देंगे तो दोनों की एंथैल्पी कितनी आ जाएगी? -100 किलो जूल पर मोल। आ गई? अब ये हो गई प्रोपेगेशन। क्या हो गई? प्रोपेगेशन। अब लास्ट स्टेप है, देखिए इधर आप लोगों को दिख रहा है चेन टर्मिनेशन स्टेप। ध्यान से देख लीजिए, चेन टर्मिनेशन स्टेप की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हम कोई रेडिकल मिलाते इनहिबिटर्स, जो फ्री रेडिकल को क्या करते हैं? बॉन्ड बना ले। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे सबस्टेंस होते हैं, रेडिकल्स होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं, तो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट वगैरह लेते हैं, उनके फ्री रेडिकल को रोक देते हैं। समझ में आ गया? तो रेडिकल मिलकर बॉन्ड बन जाता है। तो चेन टर्मिनेशन कैसे होगा? Cl मिल गया, CH2 बन गया, CH3 रेडिकल मिल गया, एथेन बन गया, CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल मिलकर क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड। तो ये टर्मिनेशन स्टेप है, या अलग से तो रेडिकल इनहिबिटर्स डाल दीजिए। तो बच्चों ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन। याद रखना Cl2Br2 का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो Cl2 का फ्री रेडिकल सनलाइट की प्रेजेंस बनता है, क्योंकि उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, पर्याप्त हीट होती है। या तो हीट एक्स्ट्रा अपनी तरफ से दीजिए लगभग 125 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और ब्रोमिनेशन में थोड़ी और एक्स्ट्रा हीट लग जाती है। समझ में आ गया? तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसको समझ लीजिए एक बार, थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ बच्चों, नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी कर्व। पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या होती है समझना ध्यान से। पोटेंशियल एनर्जी कर्व देखिए, यह एनर्जी प्रोफाइल हैलोजिनेशन का, जो ये हमने एनर्जी रिलीज की है, ये एनर्जी देनी पड़ी, उसके बारे में है। देखो पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ खींचा गया। रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। आपको एक बात बता दें, जब रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो और प्रोडक्ट की ज़्यादा हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं, इंडोथर्मिक होती है। और जब हीट निकलती है तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की कम हो जाती है। तो इस ग्राफ में रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है तभी तो एनर्जी रिलीज हुई है, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, RCl की। ये दोनों प्रोपेगेशन वाली रिएक्शन है बेटा। प्रोपेगेशन वाली पहली प्रोपेगेशन जब एल्केन ने Cl रेडिकल से रिएक्शन करी है, और उसके बाद जब एल्किल रेडिकल ने क्लोरीन से रिएक्शन की है, और लास्ट में RCl बन गया। तो इसका मतलब है एनर्जी जितनी कम होगी उतनी वो चीज स्टेबल होगी, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज़्यादा। इसका मतलब RCl का बॉन्ड थोड़ा स्टेबल हो गया। समझ में आ गया? एल्केन, और ये कौन है? एल्किल हैलाइड।
समझ में आ गया। एल्केन की फ्री रेडिकल से रिएक्शन कराई, समझ में आ गया, वो यहाँ पर आ गया। फिर इसकी रिएक्शन कराई Cl2 से रेडिकल की, ये यहाँ पर आ गया, RCl बन गया। तो इन्होंने क्या किया, रेडिकल रेडिकल मिलकर जब बॉन्ड बनता है तो हीट निकलती है, तो वो हीट रिलीज होते 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 नीचे आ गया, स्टेबल हो गया RCl। अब ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है जस्ट आपको समझाने के लिए कि भाई यहाँ पर इस तरीके से ये चेंजिंग्स आई है। ये कोई विशेष समझने की जरूरत नहीं है, वो हमने आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। कंप्लीट देखो सर, कंप्लीट नहीं कॉम्प्लेक्स एल्केन, जिसमें एल्केन में एक तरह के हाइड्रोजन ना हो। इधर देखो बेटा, जब कई तरीके के हाइड्रोजन होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो उसे कॉम्प्लेक्स एल्केन कहते हैं। उसकी जब क्लोरीनेशन कराओगे तो उसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। बताओ बनेंगे नहीं बनेंगे? जैसे आपको आइसोमेरिज्म बताया था C5H11Cl, बोलो। तो उसी तरीके से ये हमने नॉर्मल ब्यूटेन ले लिया और नॉर्मल ब्यूटेन की क्लोरीनेशन सनलाइट में करा। एक्चुअली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में मैंने अभी बीच में 127 बोला था, नहीं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में लगभग 25-30 के आसपास टेम्परेचर होता है, वो पर्याप्त होता है Cl का रेडिकल बनाने के लिए। और ब्रोमीन में देते हैं 125-127 टेम्परेचर, क्योंकि ब्रोमीन कम रिएक्टिव है, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसकी रिएक्शन करोगे, देखो सर टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखो, प्राइमरी हाइड्रोजन 6 है और सेकेंडरी हाइड्रोजन 4 है। तो इसलिए दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि दो प्रकार के हाइड्रोजन है। देखो ना ध्यान से, प्राइमरी हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन देखिए CH2 बोलो। तो दो प्रकार के हाइड्रोजन है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो अब क्लोरीन की रिएक्शन कराने पर ये बना, यहाँ से छटेगा तो Cl लगेगा तो माइनर बनेगा, और बीच में जो दोनों में से किसी एक से छटेगा Cl लगेगा तो मेजर बनेगा। तो ये मेजर है, ये माइनर है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये है कि मेजर क्यों है, ये 72% कैसे आया? इसके लिए हमें आपको बताना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी फैक्टर, यही तो मेन चीज है। अब बात आती है क्लोरीन की, एक बात समझना, अगर हमको बनाना हो 2-क्लोरोप्रोपेन 2-क्लोरोब्यूटेन 90%, 98%, 99%, तो क्लोरीन अच्छा सिलेक्टिव नहीं है। क्यों? क्लोरीन की इसकी रिएक्शन कराओगे तो यू विल गेट ए मिक्सचर ऑफ बोथ आइसोमर्स। अब ये 30% और ये मान लीजिए आगे तुम्हारा 70%, तो उनको फिर अलग करो, फिर उनको सेपरेट करो, उसका खर्चा अलग से आएगा। अगर एक ही प्रोडक्ट बनता तो खर्चा बच जाता, अब इसका सेपरेशन करना बड़ी प्रॉब्लम, बोलो। तो अच्छा सिलेक्टिव नहीं है क्लोरीन। तो आई थिंक किसी एल्केन का क्लोरीनेशन करा के इफ यू वांट टू मेक ए सिंगल प्रोडक्ट इन लार्ज अमाउंट, तो दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड। डायरेक्ट क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट ए गुड आइडिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंडिविजुअल एल्केन हाइड्राइड इन मेजर इन हाई ग्रेड। अगर तुम्हें ज्यादा मात्रा में तुम्हें एक कोई इंडिविजुअल एल्केन चाहिए तो दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड। अगर हम एल्केन का क्लोरीनेशन कराएंगे, आप 2 का या 3 का मिक्सचर प्राप्त हो जाएगा, एक मेजर एक माइनर। हो सकता है 21% एक क्या हो जाए, 70%। अरे 1-8% होता चलता है इसमें, तो आप 30% उसे फिर अलग करो, इसमें थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है, इधर देखो बेटा, अगर हम लोग इसी नॉर्मल ब्यूटेन जगह पर हम ब्यूटेन लेते हैं लेकिन क्लोरीन जगह ब्रोमीन लेते हैं, इधर देखिए ब्रोमीन थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो हमने यहाँ 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, 127 दे दिया, 125 में काम चल गया था, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में चल गया था। अब इसकी ब्रोमिनेशन कराएंगे तो क्या बना, 2% तुम्हारा ये बना। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनर देखो, एक बात और समझिए, कौन सा जल्दी हाइड्रोजन निकलेगा, ये बात हमने पहले बता दी थी। टर्सरी जल्दी निकलेगा, सेकेंडरी प्राइमरी में। अब तुम बताओ, यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी में सेकेंडरी जल्दी निकलेगा, इसलिए ज्यादा प्रोडक्ट बन गया। देखिए प्राइमरी कम बना, और स्टेबिलिटी भी फैक्टर है, बोलो। सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन जाने से जो रिमेनिंग स्पीशीज बनती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। अब प्राइमरी सेकेंडरी में किसमें जल्दी हाइड्रोजन निकलेगा, सेकेंडरी में, क्योंकि सेकेंडरी हाइड्रोजन निकलने के बाद जो स्पीशीज बचती है रेडिकल, वो ज्यादा स्टेबल है वहां पर, प्लस आई इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पर याद रखना है, नॉर्मल ब्यूटेन में ये हो गया। अगर हम यहाँ ब्रोमिनेशन कराएंगे तो देख लो अंतर, माइनर वाला जो यहाँ था 28 बन रहा था, यहाँ माइनर वाला कितना बनता है, 1-ब्यूटेन 2% और 98% कौन बनता है, ये बताइए। इन दोनों में बताओ ब्रोमिनेशन ज्यादा सिलेक्टिव है जबकि क्लोरीनेशन कम सिलेक्टिव है। मैं बताऊं ऐसा क्यों है। क्लोरीनेशन हाईली रिएक्टिव है, यू कांट से हाईली रिएक्टिव, फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। क्लोरीन इज ए मोर रिएक्टिव और ब्रोमीन इज रिएक्टिव, बट इतना रिएक्टिव नहीं है कि जो समीकरण खराब कर दे कंपैरेटिवली। ये मॉडरेट कंडीशन है क्लोरीन का। जैसे आयोडीन है, लीस्ट रिएक्टिव है, तो व्यक्ति ऐसे बेकार होते हैं जो ज्यादा ही रिएक्टिव, जो सबसे कम रिएक्टिव।
ऐसी सिचुएशन भी बेकार होती है, क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो बैठ नहीं सकता है, और जो लिस्ट रिएक्टिव है वो ज्यादा उठ नहीं सकता है। हमें चाहिए कंफर्टेबल जोन। तो वो ब्रोमीन के सिचुएशन में ब्रोमिनेशन करते समय ब्रोमीन वो सुटेबल कंडीशन सभी मिल चुकी हैं जिससे हम हाई यील्ड प्रोडक्टिव बना सके। बोलो। तो इन्होंने क्या किया, इस बारे में हाई यील्ड बन गया, ज्यादा सिलेक्टिव हो गया, 98% मिल गया ना, यहाँ बन रहा है 70%, यहाँ बन रहा है 98% ब्रोमिनेशन। अब देखिए इधर ध्यान से, बच्चों दिख रहा है नहीं दिख रहा तो इसको थोड़ा पास करते हैं, देख लो एक बार ध्यान से, ये थोड़ा दूर पड़ रहा है। प्रोबेबिलिटी फैक्टर की बात करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है। आप लोग एक बार इसको जो है अच्छे से समझ लीजिए। बच्चों अगर हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, अभी नॉर्मल ब्यूटेन लिया था, अब हम ले रहे हैं यहाँ पर देखिए, इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन का क्लोरीनेशन कराते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो देखो 64%, इधर देखिए आइसोब्यूटेन में 2 प्रकार के हाइड्रोजन है, 1 2 3 6 3 9 हाइड्रोजन प्राइमरी है, एक हाइड्रोजन सेकेंडरी है, एक हाइड्रोजन सेकेंडरी है। तो एक हाइड्रोजन सेकेंडरी है, तो तुम्हारे हिसाब से रिएक्टिव हाइड्रोजन कौन सा होना चाहिए? सेकेंडरी। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ मेजर प्रोडक्ट प्राइमरी वाला बनता है, प्राइमरी हाइड्रोजन से 64% बनता है और सेकेंडरी से 36% बनता है। ये क्वेश्चन एक तरह से आप याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपका कई जगह पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर कई बार बच्चे गलती करते हैं। क्यों करते हैं बता दूं, प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया कि 64% बनेगा, और कायदे में कई लोग इसको उल्टा कर देते हैं कि सर प्राइमरी से ACH3 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन देर से निकलेगा, जबकि सेकेंडरी टर्सरी से जल्दी निकलेगा, तो टर्सरी वाला मेजर बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इसमें मेजर बन रहा है तुम्हारा कौन सा? प्राइमरी वाला, और टर्सरी वाला बन रहा है माइन्योर। ये क्लोरीनेशन का है, ये एक लिमिटेशन है, और क्यों है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। उसका रीजन ये, टर्सरी से अगर H जाएगा तो Cl थोड़ी देर से आता है, इसलिए बार बार रिकम्बाइन हो जाता है, इसलिए चांस कम रहते हैं। समझ में आ गया? आगे आइसोब्यूटेन का ब्रोमिनेशन करा क्लोरीनेशन के बजाय, अगर ब्रोमिनेशन कराते हैं तो तुम देखिए अब यहाँ पर जो रियल टर्सरी हाइड्रोजन निकल रहा है वहां पर ब्रोमीन ज्यादा लग रहा है और 99% प्रोडक्ट मिल रहा है, और 99% मिलेगा। और इसमें जो देखिए जो प्राइमरी वाला यहाँ कम बन रहा था, वहां प्राइमरी वाला बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, यहाँ प्राइमरी वाला ज्यादा बन रहा था, यहाँ सेकेंडरी यहाँ टर्सरी वाला कम बन रहा था, यहाँ 36 बन रहा था क्लोरीनेशन में, और ब्रोमिनेशन में देखिए आप ध्यान से, ब्रोमिनेशन में प्राइमरी वाला बहुत कम बन रहा है, ट्रेस अमाउंट बन रहा है, यू कांट से लेस देन 0.55। अब क्वेश्चन ये आता है आप लोगों के सामने कि क्वेश्चन ये है, कोई पूछे कि कितने परसेंट बन रहा है प्रोडक्ट, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर हम कैसे बताएं, बोलो सर अभी कभी 36 हो गया, कभी यहाँ पर 64 हो गया। उसके लिए एक फैक्टर है दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फैक्टर, वो लास्ट टॉपिक बचा है, इसको समझ लीजिए। व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी फैक्टर? प्रोबेबिलिटी फैक्टर की अगर बात करते हैं बेटा ध्यान समझना, प्रोबेबिलिटी फैक्टर को समझने के लिए समझना ये फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, ये फैक्टर इस फार्मूले से रिलेटेड है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन। देखना इधर, नॉर्मल हम 2 के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, इधर देखो बेटा 2 के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन देखिए इधर, ये कौन है बताओ? अच्छा नॉर्मल ब्यूटेन, इसका क्लोरीनेशन करो तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक बंदा तुम्हारा नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, एक बंदा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड सेकेंडरी। बोलो अब मैं बताना इन दोनों में ये 28% 72% कैसे आए। तो देख लो भाई, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड बराबर नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, क्योंकि नॉर्मल में प्राइमरी हाइड्रोजन होते हैं और सेकेंडरी में या आइसो में क्या होंगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे। अब देखो सर ये नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं खुद बता दोगे आप लोग? 6 होंगे। देखो नॉर्मल ब्यूटेन में 3 और 3 6 है, यहाँ 6 लिख दिए, और सेकेंडरी हाइड्रोजन तुम्हारे पास ये 2 हैं नॉर्मल ब्यूटेन में। आपको लिखना चाहिए था नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन इन नॉर्मल ब्यूटेन और नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन इन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। इसमें सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और 2 4 लिख दिए। रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, अब तुम कहोगे सर रेट ऑफ क्लोरीनेशन ये आपको लर्न करना होगा,
रेट ऑफ क्लोरीनेशन पर हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम हट रहा है, क्लोरीन आ रहा है, उसका रेट ऑफ हाइड्रोजन सबसे ज्यादा टर्सरी में होगा, फिर सेकेंडरी में होगा, फिर प्राइमरी में होगा। तो टर्सरी में कितना होता है 5 और सेकेंडरी के लिए वैल्यू है 3.8 और प्राइमरी के लिए वैल्यू कितनी है 1, याद रखना। तो भाई टर्सरी के लिए रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, क्योंकि प्राइमरी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 6, तो रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितनी है 1, यहाँ 1 लिख दिया उसका रेट ऑफ रिएक्शन। और नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन इन नॉर्मल ब्यूटेन 4 है, 4 कैसे हैं, ये देखो सेकेंडरी, ये दोनों 2 हाइड्रोजन जहाँ होते हैं 4। रिएक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितनी है 3.8, यहाँ लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 3/7.6 आया। अब रेशियो आया 3:7.6, इसका क्या निकालेंगे परसेंटेज, तो परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, ऊपर वाली संख्या बड़े टोटल संख्या कर दीजिए इनटू 100, तो ये ऊपर वाला निकल आया 28%, ऐसे निकल के आएगा 72%। लो बेटा अप्रोक्सीमेट निकल के आ गया। अब बताओ ये जो हमने ब्यूटेन का क्लोरीनेशन किया था, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड प्राप्त किया था, तो दोनों का रेशियो निकल आया, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड 28% प्राप्त होगी और सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड 72% प्राप्त होगी। इसके लिए बस 2 चीजें पता होनी चाहिए, जिस एल्केन से बन रहा है उसमें कितने प्राइमरी है, कितने सेकेंडरी है, कितने टर्सरी है, और 2 मेजर प्रोडक्ट होते हैं। तो अगर यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी है तो दोनों में कितने हाइड्रोजन है, और दूसरा रेट ऑफ क्लोरीनेशन पता होना चाहिए। टर्सरी हाइड्रोजन जब निकलता है उसका 5 होता है और सेकेंडरी हाइड्रोजन निकलता है उसका रेट ऑफ क्लोरीनेशन 3.8 क्लोरीनेशन है। इसी तरीके से देखो रेट ऑफ ब्रोमिनेशन की बात करें, रिलेटिव रेट ऑफ ब्रोमिनेशन कितना होता है ब्रोमीन के लिए पर हाइड्रोजन एटम, टर्सरी के लिए 1600, सेकेंडरी के लिए 82 और प्राइमरी हाइड्रोजन के लिए 1 होता है। अब देखिए दोनों में प्राइमरी के लिए 1 है, बदलाव कहां पर है देख लीजिए, खुद देख लीजिए सेकेंडरी और टर्सरी में। अब आप समझिए, इधर देखो बेटा, यहां पर नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लिया और ये सेकेंडरी ले लिया। बच्चों इधर देखो, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड और सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड में प्राइमरी ब्यूटेन में प्राइमरी हाइड्रोजन 6 है और सेकेंडरी है 4, और इसका प्राइमरी का रेट ऑफ ब्रोमिनेशन है, देखिए ये वैल्यू 1 है, और सेकेंडरी का रेट ऑफ ब्रोमिनेशन 82 है। इनका निकाल लिया, ये वैल्यू है, इसका ये रेशियो दिया गया, और रेशियो का हम क्या निकालेंगे बेटा परसेंटेज निकाल लिया, तो लगभग वही आ गया जो हमें दिया गया था 2% और 98%। ऐसे ही बेटा नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड और टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में करिए, तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड में 9 है। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड देखिए इधर आप टर्सरी वाले रिएक्शन देखिए, टर्सरी वाली में आप देखेंगे जैसे ये एग्जांपल है, इसमें आइसोब्यूटेन दिया गया, आइसोब्यूटेन में CH3 CH3 CH3, इधर देखो बेटा आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, देखो ध्यान से, थोड़ा नीचे कर देखो, हाँ 1 2 3, ये CH3 ये प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए 3 3 6 3 9, तो प्राइमरी हाइड्रोजन 9 हो गए। इधर देखो बेटा प्राइमरी हाइड्रोजन यहाँ पर देखो, इधर देखिए प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए 9, और सेकेंड टर्सरी हाइड्रोजन कितने हैं 1। तो आपने देखा होगा टर्सरी हाइड्रोजन यहाँ पर कितने 1 आइसोब्यूटेन में। मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात क्या कर रहा हूँ बताओ, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि 2 प्रकार के यहाँ नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड और टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड में 9 हमारे प्राइमरी हाइड्रोजन है, सेकेंड टर्सरी हाइड्रोजन 1 है, ये रेट ऑफ ब्रोमिनेशन है, उसके करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ ब्रोमिनेशन रख दिया, ये रेशियो निकाल लिया और ये परसेंटेज निकाल लिया। तो बच्चों एक बात लास्ट में बता दें, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उसकी सिलेक्टिविटी कम होती है। तो लास्ट में ओवरऑल ब्रोमीन इज मोर सिलेक्टिव देन क्लोरीन। बच्चों अगर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी की, तो याद रखना क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ही ज्यादा, तो उसकी रिएक्शन डायरेक्ट नहीं कराते फ्लोरीनेशन। आयोडीन बहुत कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है, उसकी विशेष कंडीशन में कराते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर आयोडीनेशन नहीं होता है। एल्केनों का 2 ही बहुत अच्छे से हो सकता है डायरेक्ट, एक क्लोरीनेशन एक ब्रोमिनेशन। तो क्लोरीन ब्रोमीन को चॉइस लेते हैं, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्लोरीन और ब्रोमीन में होती है। तो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन, बस क्लोरीनेशन सनलाइट में पर्याप्त हीट मिल जाती है 25 डिग्री सेल्सियस, तो क्लोरीनेशन हो जाता है। ब्रोमिनेशन को थोड़ी एक्स्ट्रा हीट चाहिए 125 डिग्री सेल्सियस, तब ब्रोमिनेशन होता है। लेकिन क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है बट नॉट सिलेक्टिव, ओके, बट ब्रोमीन थोड़ा कम रिएक्टिव है क्लोरीन से बट मोर सिलेक्टिव। तो ब्रोमीन इज मोर सिलेक्टिव विद रेस्पेक्ट टू हैलोजिनेशन,
ओके बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, हेलोजिनेशन। कैसा लगा कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।